हाय गाइस, व्हाट्स अप। सो टुडे वी आर रिवाइजिंग इन्वेस्टिगेशन एंड ड्यू डिलिजेंस। तो निकाल लीजिए आप लोग अपनी बुक, हम लोग करने वाले हैं इन्वेस्टिगेशन एंड ड्यू डिलिजेंस। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, कॉमन वाला चैप्टर है, इसमें बहुत फटाफट रिवाइज हो जाएगा। सो ये हमारा रिवीजन सेशन है विद रिगार्ड्स टू कीपिंग इन व्यू कि भी हमारा एग्जाम है। फॉर रेगुलर क्लासेस एंड फॉर फास्ट ट्रैक बैचेस यू नीड टू विजिट www.let'sindia.in। जो नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है वहाँ कॉल भी कर सकते हो। करें शुरू, स्टे टू द पॉइंट बात करेंगे अपन। दो पार्ट है इसमें, इन्वेस्टिगेशन एंड ड्यू डिलिजेंस के। पहले हम बात करते हैं ड्यू डिलिजेंस पर। तो आपके पास अगर मेरे नोट्स हैं, मेरे नोट्स वाले, या अगर किसी को कोई और टीचर से पढ़ा है तो आप उनकी बुक निकाल लीजिए। सो वी क्विकली रिकॉल ड्यू डिलिजेंस फर्स्ट। ठीक है। तो सर ड्यू डिलिजेंस कब होता है? सर जब वहाँ पर अमालगमेशन हो रहा है, डी मर्जर हो रहा है, मर्जर हो रहा है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, तब अपन ड्यू डिलिजेंस करते हैं। ठीक है। क्या इंपॉर्टेंस है ड्यू डिलिजेंस का, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। टू कंफर्म दैट द बिजनेस इज व्हाट इट अपीयर्स टू बी, जैसा दिख रहा है वैसा ही होना चाहिए। टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल डील किलर डिफेक्ट्स इन द टारगेट कंपनी। हम अगर एग्जाम अज्यूम करो हम लोग जोमेटो को एक्वायर कर रहे हैं, तो जोमेटो मेरा, हम एक्वायर कर रहे हैं जोमेटो को, तो जोमेटो मेरा हो जाएगा टारगेट, मैं हो जाएगा एक्वायरर। अपने एफएम में क्या होगा, एक्वायरर, एक्वायरी, एक्वायरर, टारगेट, बराबर। सो टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल डील किलर डिफेक्ट्स इन द टारगेट कंपनी एंड अवॉइड अ बैड बिजनेस ट्रांजेक्शन। कभी कभी क्या होता है कि सर वो टारगेट कंपनी में क्या है सर, कुछ ऐसी बातें हो जाती है जैसे टैक्स पेमेंट आउटस्टैंडिंग है, कोई लोन आउटस्टैंडिंग चल रहा है वहाँ पर, तो वो डील किलर डिफेक्ट्स है, तो वो आइडेंटिफाई करना। To gain information that will be useful for valuing the assets, defining the representations and warranties and negotiating the price concessions। तो डीडी करवाओगे अगर आप तो क्या फ़ायदा होगा सर, असेट का बराबर वैल्यूएशन मिलेगा, डिफाइनिंग द रिप्रेजेंटेशंस, देन वैल्यूएशन की अपने को बराबर मिलेगी, प्लस बायर बोलेगा मैं सस्ते में खरीदूंगा, सेलर बोलता है मैं महंगे में बेचूंगा, तो वो अपने के लिए वहाँ पर काम आएगा। टू वेरीफाई द ट्रांजेक्शन कंप्लाई विद द इन्वेस्टमेंट और एक्विजिशन क्राइटेरिया। तो ये है हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यू डिलिजेंस। 4 पॉइंट है, इतना ही लिखना है आपको। फिर बेटा मेरा नेक्स्ट आंसर आता है कंटेंट्स ऑफ डीडी। कंटेंट्स ऑफ डीडी का कोड आएगा अपना सीपीटी फाइल। क्या कोड है बच्चों? सीपीटी फाइल। सी से कमर्शियल ड्यू डिलीजेंस, ठीक है, पी से पर्सनल ड्यू डिलीजेंस, टी से टैक्स ड्यू डिलीजेंस, एफ से फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस, आई से इंफॉर्मेशन सिस्टम ड्यू डिलीजेंस, एल से लीगल ड्यू डिलीजेंस, ई से एनवायरमेंटल ड्यू डिलीजेंस। कमर्शियल और ऑपरेशनल ड्यू डिलीजेंस, पर्सनल, टैक्स, फाइनेंशियल, इंफॉर्मेशन सिस्टम, लीगल, एनवायरमेंटल। सर फायदा क्या होगा इसका? सर कमर्शियल में क्या होगा, अपने को ऑपरेशंस पता चलेंगे कि टारगेट के ऑपरेशंस जैसे दिख रहे हैं वैसे है कि नहीं। लाइक बुक्स में दिख रहा है कि 10 करोड़ का टर्नओवर है, तो टर्नओवर बराबर है कि? तो बहुत सिंपल भाषा में लिखना, टू चेक दैट द टारगेट इज कमर्शियली फीजिबल। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, टू इवैल्यूएट द फाइनेंशियल फीजिबिलिटी ऑफ द टारगेट कंपनी। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है मेरा टैक्स ड्यू डिलिजेंस, टू चेक वेदर द टारगेट इज पेइंग रेगुलरली टैक्स बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जैसे जो आपका एमआईएस होता है सर, इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज प्रोवाइडिंग right information to the right management at the right time and the right place. L, legal due diligence, whether target is complying with all the applicable laws and regulations. E, environmental due diligence, to check whether target is complying with environmental related laws. Personal due diligence, whether personal policies are appropriate of the target company or not. तो मेरा कोड है बेटा सीपीटी फाइल। ठीक है। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन। पहला आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ डीडी, नंबर 2 आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ या फिर टाइप्स ऑफ डीडी। थर्ड, जनरली यही रिपीट होता है एग्जाम में, व्हाट आर द एरियाज कवर्ड इन फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। क्या होगा सर? ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द प्रमोटर्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, एमआईएस क्या है, कैश फ्लो क्या है, कैश फ्लो पैटर्न, फिर असेट लायबिलिटीज, इनकम एक्सपेंसेस। फिर क्या करने का अपने को, एफएम के चैप्टर्स बोल देने का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, रेशियोज हो गया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ऐसे पॉइंट फॉर्म में आपको आंसर लिखना है। व्हाट आर द एरियाज कवर्ड इन ड्यू डिलिजेंस। अगर बाई चांस एग्जाम में 5 या 6 मार्क का क्वेश्चन आता है तो उसको एक एक लाइन में आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे। मेन हेडिंग क्या हो जाएगी आपकी, सीपीटी फाइल आ जाएगा, सॉरी मेन हेडिंग आएगी एरियाज ऑफ द ड्यू डिलिजेंस, फिर ये हेडिंग के नीचे एक एक लाइन में आपको उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका कंटेंट्स ऑफ डीडीआर। सर कंटेंट्स ऑफ डीडीआर में क्या आएगा सर, द कोड इज तौबा सीपीटी फाइल से। क्या बोलोगे आप? तौबा सीपीटी फाइल से टर्म्स एंड स्कोप ऑफ वेरिफिकेशन, ओ से ऑब्जेक्टिव ऑफ द डीडी, बी से ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द कंपनी एंड द प्रमोटर्स, ए से असेसमेंट ऑफ सीपीटी फाइल, सीपीटी फाइल जो अपन लिखे यहाँ पर, एस से स्वॉट एनालिसिस, ई से आएगा आपका एग्जीक्यूटिव समरी। सो तौबा सीपीटी फाइल से तो 2 क्वेश्चन आते हैं, व्हाट आर द एरियाज ऑफ डीडी एंड व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ डीडीआर। ठीक है। वर्क अप्रोच वाला जो आंसर है वो अपने आरटीपी मार्क किया हुआ है। आरटीपी जिनको नहीं पता, इट्स बेसिकली रीड इफ टाइम परमिट्स। कंडक्टिंग ड्यू डिलिजेंस, तो ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है। 3 फेज होते हैं, प्री, ड्यूरिंग, पोस्ट। प्री, ड्यूरिंग, पोस्ट। सर प्री में क्या आएगा सर? डिस्कशन विद द क्लाइंट टू गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस। नंबर 2, असेसमेंट ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्कोप ऑफ वर्क, क्या करना है, क्या चेक करना है, आपका रीजन क्या है बाय करने का, आपका रीजन क्या है सेल करने का। सर हमारी जो टीम होगी उसका एक सेंट्रलाइज टेबल बिठा देंगे अपन। फिर प्रिपरेशन ऑफ डीडी लिस्ट टू द टारगेट स्पेसिफिक एरियाज। अब कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड अपन चेक करेंगे, कोई ट्रेडिंग कंपनी तो ट्रेडिंग से चेक करेंगे, कोई एडटेक है, कोई स्टार्टअप है, उसके हिसाब से अपन चेक करेंगे। सर डीडी प्रोसेस है नेगोशिएशन प्रोसेस। अभी काम करना है तो काम में कैसे करेंगे, कुछ उनके साइड पे काम करेंगे,
उसको बोलते हैं अपन ऑन साइट, कुछ हम लोग अपने ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ऑफ साइट। सर फ्लेक्सिबल अप्रोच हो किसी, हम लोग ऑडिट नहीं कर रहे, हम लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं सर, हम देख रहे कि हाँ ये जो कह रहा है कि भाई मेरा 1,000 करोड़ रुपए का वर्थ है, तो 1,000 करोड़ है कि नहीं है वो चेक कर रहे हैं। तो आपको ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं करना है, फ्लेक्सिबल अप्रोच रखनी है आपको। क्वेश्चन एंड आंसर प्रोसेस विद द मैनेजमेंट, क्योंकि एवरी प्रोसेस विल बी डिफरेंट। सो वी नीड टू आस्क विद द मैनेजमेंट कि सर अच्छा आपकी सेल्स आप इतना कह रहे हो कैसे होती है, क्या प्रॉफिट मार्जिन आपका, क्या ईबीटी है आपका, क्या एनपी है आपका, क्या रेशियोज है आपके। देन नेगोशिएशन टर्म्स के लिए अपन रीजन बना लेंगे कि सर आपका देखो ये क्या है, लाइबिलिटी ये माइनस करनी पड़ेगी अपने को, तो आपकी जो प्राइस है वो गिर जाएगी। क्लोजिंग एंड पोस्ट क्लोजिंग प्रोसेस, हमेशा ध्यान रखना, द सेलर वुड ऑलवेज वांट टू सेल एट अ हाई प्राइस, द बायर विल ऑलवेज वांट टू बाय एट अ लो प्राइस। अपन तो मीडिएटर होते हैं, अपन तो डीडी एक्सपर्ट होते हैं, तो अपने को मिड में आना है। तो दोनों को प्यार, देखो सर अच्छा ठीक है आप 1,000 मांग रहे हो, ये 700 कह रहे हैं, सर चलो ठीक है थोड़ा सा आप गिर जाओ, थोड़ा सा आप उठ जाओ, 750 800 में अपन क्लोज करवाते हैं डील को। So the preparation of the review of closing documents prepared by the target, review of other post closing transactions and involvement of price adjustment procedure, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंटेंट्स ऑफ डीडी, प्री ड्यूरिंग क्लोज पोस्ट, प्री ड्यूरिंग पोस्ट, ठीक है। सो आई एम गिविंग 5-7 मिनट्स है, इतना ही कंटेंट है डीडी में। दो आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये आ गया कंटेंट्स ऑफ डीडीआर वाला, और एक आएगा एरियाज कवर्ड इन फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, और दो क्वेश्चन जो अपने को क्वेश्चन बैंक से करने वो अपन करेंगे बाद में, ठीक है। तो इन द मीन टाइम आप फटाफट एक बार स्क्रीन पे से रिकॉल कर लीजिए, मैं यहीं हूँ, मैं धीरे धीरे स्क्रीन स्क्रॉल करूंगा, ओके।
Done? Now there's a TYU in the module. Let's do it here also. So this is a question. Okay. So giving you 2 minutes time, read the question, then I'll ask you so that you can take your own time. Read the question from the screen. Oops, I think वो म्यूट हो गया था, सॉरी. हाँ, सो आई जस्ट सेड कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो स्वॉट करने की कोशिश कर रहा है. स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट. क्या है बच्चों? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट करने की निकालने की कोशिश कर रहा है. जैसे स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी उसके लिए? राइज इन सेल्स, जनरेशन ऑफ कैश प्रॉफिट हो गया. सर वीकनेस क्या होगा उसके लिए? लैक ऑफ वेल पेड क्वालिफाइड स्टाफ हो गया उसका डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट में. अपॉर्चुनिटी क्या हो जाएगी? जब वो एक्सपोर्ट मार्केट में जा रहे हैं. ठीक है. थ्रेट क्या हो जाएगा? लैक ऑफ प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स एंड डिमांड स्लम्प इन यूएस मार्केट. वो क्या होगा उसके लिए? वो थ्रेट हो गया. तो ये जो क्वेश्चन है अगर एग्जाम में आते तो अपने लिए स्कोरिंग है. अब जबकि ये जो पूरा क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन मॉडल में है ही नहीं. पूरे मॉडल घुमा लो आपको नहीं मिलेगा. फिर लोग क्या बोलेंगे? सर बाहर से आया पेपर. बाहर से नहीं आया, ये अपनी बुक से ही आया, मतलब मॉडल से आया बेसिकली. सो टीवाईयू आपकी मेन बुक में मैंने डाल रखा है. जो मॉडल के पीछे के क्वेश्चन है वो अपने क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे. तो दोनों में डिवाइड कर दिया सो दैट ज़्यादा बर्डन नहीं आए. तो आपका डीडी यहाँ पर खत्म होता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इन्वेस्टिगेशन का पार्ट. सर क्या कह रहा है आपका? इन्वेस्टिगेशन एंड ड्यू डिलीजेंस. तो बहुत सिंपल है. इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिट में इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिट का पहले अभी अपन पढ़ रहे हैं. तो डिस्टिंग्विश क्या? इन्वेस्टिगेशन करता है इन्वेस्टिगेटर, ऑडिटिंग करता है ऑडिटर. इन्वेस्टिगेशन में इन डेप्थ होती है, ऑडिटिंग में सर सैंपल बेस होती है. वहाँ पर कोई भी एक्सपर्ट चलेगा. ऑडिटिंग में सीए प्लस सीओपी चाहिएगा. इन्वेस्टिगेशन में अपन फैक्ट एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं, वहाँ पर अपन एक ओपिनियन दे रहे होते हैं. सर एनी सीए को एक्सपर्ट कर सकता है. वो इन्वेस्टिगेशन वॉलंटरी है एंड ऑडिटिंग मैंडेटरी फॉर द कंपनी. ठीक है. यहाँ पर वो बियॉन्ड द बुक्स भी जा सकता है. ऑडिटिंग में सर खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक्स बेसिकली चेक कर रहा है.
कवर बोथ फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल। ऑडिटिंग में खाली हम लोग फाइनेंशियल की बात करते हैं। सर यहाँ पर हम लोग ऑडिटिंग में परसुएसिव बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन में कंक्लूसिव एविडेंस बोलते हैं। सो वेरी इजी डिस्टिंग्विश। ओके, हाथ क्या डायरेक्टली इसको एक बार अब रीड कर लीजिए, रीड। अब देखो, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो अपना लॉ का पार्ट हुआ करता था वो तो सेल्फ पेस में चला गया। अभी टाइप बी अपना जो हो जाएगा वो आ जाएगा नॉन स्टैट्यूटरी। अब देखो कौन सा आंसर आता है, इन्वेस्टिगेशन बिहाफ ऑफ एन इनकमिंग पार्टनर, एक ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एक आता है इन्वेस्टिगेशन फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इन अ प्राइवेट कंपनी, एक ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो ये जो बाकी जो है ना उसमें मेजोरिटी में अपना कॉमन आंसर जाएगा। कॉमन आंसर मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ क्या है। जैसे अभी वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स है, तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर में दो अप्रोच होते हैं, एक होते हैं नेटवर्थ और एक यील्ड अप्रोच। सर नेटवर्थ में क्या करते हैं अपन, सर जो टोटल आपका नेटवर्थ है उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करते हैं अपन, तो अपने को एक अमाउंट मिल जाती है, दैट उसको बोलते हैं अपन नेटवर्थ अप्रोच। ओके, नाउ अंडर द नेटवर्थ अप्रोच अपन, सॉरी, नेटवर्थ अप्रोच में क्या बोलेंगे, कुछ नहीं करना है, ईच असेट शुड बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अमाउंट ऑफ गुडविल will have to be based on future FMP, जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, शुड बी इंक्लूडेड इन द अमाउंट ऑफ नेटवर्थ। सो यील्ड में क्या आएगा, द इन्वेस्टिगेटर विल हैव टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट द कंपनी वुड मेड इन द फ्यूचर एंड द पोर्शन विच इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग एज अ डिविडेंड। फिर या तो नेटवर्थ कर लीजिए या तो यील्ड कर लीजिए या फिर डिवाइड बाय 2 कर लीजिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू मेथड। फेयर वैल्यू में क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, नेटवर्थ प्लस फेयर वैल्यू प्लस यील्ड डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो अपने को फेयर वैल्यू आ जाता है। So where a large number of shares are being valued for the purpose of transfer of separate value would be charged for the control and added to the value, otherwise या तो नेटवर्थ पे करो या तो यील्ड पे करो, नहीं तो प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। वेरी रेयर, मॉडल में दिया है पर वेरी रेयर। ठीक है, फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहाफ ऑफ बैंक प्रपोजिंग टू एडवांस लोन टू अ कंपनी, अगेन इट्स अ कॉमन आंसर। फिर इन्वेस्टिगेशन बिहाफ ऑफ एन इंडिविजुअल और फर्म प्रपोजिंग टू बाय अ बिजनेस, अगेन अ कॉमन आंसर। ठीक है, फिर एक और आंसर आता है इन्वेस्टिगेशन बिहाफ ऑफ एन असेसी डेसीरियस ऑफ डिस्क्लोजिंग हिज इनकम व्हिच हैज एस्केप्ड असेसमेंट। ठीक है, इनकम टैक्स वाला जो है। सो अगर इनकम एस्केप पे कोई क्वेश्चन आता है तो आपके दो भाग हो जाएंगे, एक हो जाएगा वेदर अकाउंट्स हैव बीन मेंटेन, वेदर अकाउंट्स हैव नॉट बीन मेंटेन। अगर अकाउंट से बुक से मेंटेन नहीं किया तो आप कैसे चेक करोगे कि इनकम एस्केप की हुई है। सर क्या चेक करना पड़ेगा अपने को, बैंक स्टेटमेंट देख लीजिए, मार्केट का नॉर्मल रेट ऑफ जीपी क्या है वो चेक कर लीजिए, वेल्थ स्टेटमेंट चेक करिए, डेफिशिएंसी इन डेटा प्रोड्यूस। 4 ही पॉइंट दे रखे, बैंक स्टेटमेंट, नॉर्मल रेट ऑफ जीपी, वेल्थ स्टेटमेंट, डेफिशिएंसी इन डेटा प्रोड्यूस। सर अगर अकाउंट्स मेंटेन कर रखा है, सर अकाउंट्स मेंटेन कर रखा है, वो क्या बोले, इनकम एस्केप की है। इनकम एस्केप के मतलब प्रॉफिट है तो नहीं दिखाया तो कम दिखाया हुआ है। सर प्रॉफिट कम कैसे होगा, होना चाहिए था 100 पर आपने 10 दिखाया, क्या कर रखा है आपने, सर एक्सपेंसेस बढ़ा रखे होंगे
और जो यहाँ की फिगर है वो कम कर रखोगे, कुछ नहीं करना है. अंडर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स, इन्फ्लेशन ऑफ एक्सपेंसेस, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, सर गुड डेट्स बीइंग रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, देन ओमिशन ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रांजैक्शन, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ अदर सोर्स ऑफ इनकम, वो सब बताएंगे, एंड प्रिपरेशन ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट. तो ये डायरेक्ट आंसर होता है, ऐसे ही लिखना पड़ता है एग्जाम में, 3 से 4 मार्क का आंसर होगा ये. फिर कॉमन आंसर क्या है सर? सर प्रिपरेशन ऑफ कंडेंस इनकम स्टेटमेंट, क्या बनाने का? इनकम पीएनएल अकाउंट बना लीजिए, बैलेंस शीट बना लीजिए फॉर द लास्ट 5 years, शोइंग सेपरेटली द इनकम एंड एक्सपेंसेस, ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट अर्न, टैक्सेस पेड ईच ईयर. फिर कंप्यूटेशन ऑफ रेलेवेंट रेशियोज, क्या क्या जो आपको लिखना है, आरओसी, आरओआई, ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो, डेट सर्विस रेशियो, जो लिखना है लिख लो, 4-5 रेशियोज. फिर एनुअल सेल्स, इनकम एक्सपेंसेस, असेट लायबिलिटी चेक कर लीजिए. ठीक है, तो ये है आपका कॉमन आंसर. इजी हो गया ये. देन नेक्स्ट आपकी बुक में देखिएगा, एक आंसर आएगा आपका, व्हाट फैक्टर्स टू बी चेक फॉर असेसिंग द टर्नओवर, व्हाट फैक्टर्स टू बी चेक फॉर असेसिंग द टर्नओवर ऑफ अ कंपनी. तो अपन इसको क्या बोलते हैं? टीएमसी पार्टी. क्या बोलेंगे अपन इसको? टीएमसी पार्टी. टी से क्या है? ट्रेंड. वेदर इन द पास्ट सेल्स हैव बीन इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली और दे हैव बीन फ्लक्चुएटिंग, अ प्रॉपर स्टडी ऑफ दिस phenomenon शुड बी मेड. सो टी इज ट्रेंड, हेडिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एम से मार्केटेबिलिटी, is it possible to extend the sales in the other markets so or that these markets have been fully exploited. ठीक है, मार्केटेबिलिटी. पी से पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन, आर द पॉलिसीज परस्यूड बाय द गवर्नमेंट लाइकली टू promote the extension of the market for goods to the other countries, or whether the sales in the home market are likely to increase or decrease as a result of various emerging trends. फिर competition, what is the likely effect of the business on the if the manufacturers or the new competitors enter into the market. So क्या हो जाएगा हमारे competition पे, हमारे सेल्स पे क्या फर्क पड़ेगा. तो आपको यही लिखना पड़ेगा, टीएमसी पार्टी, ट्रेंड, मार्केटेबिलिटी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंसिडरेशन एंड कॉम्पिटिशन. ठीक है, टीएमसी पार्टी, ट्रेंड, मार्केटेबिलिटी, कॉम्पिटिशन एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन. द कोड इज व्हाट? टीएमसी पार्टी. देन व्हाट फैक्टर्स टू बी असेस्ड फॉर वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल क्या चेक करेंगे अपन? सर वर्किंग कैपिटल साइकिल आपको याद होगा, अपने एफएम में क्या होगा? सो हैज द रेशियो ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर हैव बीन इंक्रीजिंग, एंड इफ सो इज इट अ कंटिन्यूइंग और जस्ट अ टेम्पररी ट्रेंड. फिर आर ट्रेड पेबल्स बीइंग पेड प्रॉम्प्टली और देयर इज अ बैकलॉग. अब ट्रेड पेबल्स की बात की तो हाथ क्या पे? ट्रेड रिसीवेबल्स. सो आर ट्रेड रिसीवेबल्स, व्हाट इज द साइकिल ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स? सिंपल एंड में व्हाट इज द साइकिल ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स. फिर चौथा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स इफ द टर्नओवर इज इंक्रीज और इफ न्यू प्रोडक्ट्स आर इंट्रोड्यूस. सो इन्वेंट्री की बात की, ट्रेड पेबल्स की, ट्रेड रिसीवेबल की, और फिर चौथा पॉइंट में क्या करो, तीनों का समेशन कर दो कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स इफ द टर्नओवर इज इंक्रीज और इफ न्यू प्रोडक्ट्स आर इंट्रोड्यूस. तो ये हो गया वर्किंग कैपिटल का आंसर. फिर मेरे को किसी बच्चे ने कहा था कि ये एमसीक्यू में आया था इस बार के अटेम्प्ट में. ठीक है, फ्रॉड का डायमंड है, फ्रॉड डायमंड कहते हैं उसको, बोलते हैं कोरी. कोरी सर मैं फ्रॉड क्यों करूंगा? व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ फ्रॉड, मतलब मैं क्यों करूंगा कोई फ्रॉड? सर बिकॉज ऑफ कोरी, कैपेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, रैशनलाइजेशन, इंसेंटिव. सर कैपेबिलिटी, मेरे को लगता है मैं यहाँ का जयकांत शिकरे, मैं ही राजा मैं ही मंत्री, कर सकते रहे अपन, ये फैजल सबका बदला लेगा भाई. कैपेबिलिटी. अपॉर्चुनिटी, भाई साहब मालिक को पता ही नहीं चलेगा, मैं झोल कर लेगा. अपॉर्चुनिटी. रैशनलाइजेशन क्या है? आई हैव कन्विंस माई सेल्फ दैट भैया जिंदगी में कोई बड़ा आदमी बनने के लिए करना ही चाहिए अपने को सब चीजें. तो क्या है? रैशनलाइजेशन, मेरा सोच वैसा है. इंसेंटिव, कुछ लोगों की आदत ही होती है झोल झापट, नियत जिसकी खराब होती है, दैट इज कॉल्ड एज इंसेंटिव. तो ये हो गया आपका 4 डायमंड्स ऑफ फ्रॉड, इसको हम लोग बोलते हैं कोरी. कैपेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, रैशनलाइजेशन एंड इंसेंटिव. ठीक है, सो ये तीनों आंसर अभी आप रीड करेंगे. 9, 10 वेरी रिपीटेटिव. रीड रीड
नेक्स्ट आता है आपका इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड। तो ये ऐसे 240 का क्वेश्चन है बेसिकली, इसका हमारा कोड है डक्टो। तो मॉडल में दे रखा है, एक बार फटाफट कर लेते हैं डक्टो। सर इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड क्या होता है? डिस्क्रिपेंसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग नॉन रिकॉर्डिंग और पार्शियल रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड ही नहीं किया या अदर रिकॉर्ड का, डिस्क्रिपेंसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। सर यू से क्या हो जाएगा? अनएक्सेप्टेबल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सेज। अरे लड़का अवेलेबल नहीं है, यहाँ आप जा नहीं सकते, मतलब दया कुछ तो गड़बड़ है, बुक्स नहीं है, पेपर नहीं है, असेट खरीदा बिल नहीं है। फिर कॉन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंसेस इंक्लूडिंग मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, ऑल्टर डॉक्यूमेंट्स, अग्रीमेंट पे डेट पे कुछ वाइटनर लगा रखा है, कुछ वर्ड मिसिंग है वहाँ पर, अमाउंट मिसिंग है वहाँ पर, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? कॉन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंसेस। टी से सर टेक्निक्स, अनविलिंगनेस टू एड्रेस आइडेंटिफाई डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल्स। सर ओ से क्या आएगा? अदर इंडिकेटर्स सच एज अकाउंटिंग पॉलिसीज इन वेरिएंस विद इंडस्ट्री। ना इंडस्ट्री कुछ और फॉलो करे, तुम कुछ और फॉलो करो। तो बच्चा कोड क्या है आपका? डक्टो। डिस्क्रिपेंसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड हो गया। सर यू से हो गया अनएक्सेप्टेबल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सेज सच एज डिनाइल ऑफ एक्सेस टू रिकॉर्ड्स। सी से क्या हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्टिंग ऑन मिसिंग एविडेंसेस। टी से टेक्निक्स दैट इज अनविलिंगनेस टू एड्रेस आइडेंटिफाई डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। ओ से अदर इंडिकेटर्स। ठीक है, डक्टो। एंड लास्ट वाला है वो, क्योंकि एस आर ई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो अलग से चैनल कराया आपको, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं, तो डक्टो पढ़ लीजिए खाली बस आप, डक्टो इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड, डक्टो। तो अपनी बुक में मार्क कर लीजिएगा, मॉडल में आपके और टीचर की बुक में मार्क कर लीजिए इसको हाथ के हाथ, एक बार रीड कर लीजिए। डन है, ग्रेट। देन क्वेश्चन मैं बुक में अपनी क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेशन का, वो दोनों क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको हाथ के हाथ। ये क्वेश्चन, सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी लिखा है क्वेश्चन बुक में, पेज नंबर 302 पर है, क्वेश्चन नंबर 2। ये मेन बुक में नहीं कवर था पहले, तो अभी खाली क्वेश्चन बुक में कवर है। तो मैं जब भी पढ़ाता हूँ ये कराता हूँ, ये करना बहुत जरूरी है, बहुत रिपीटेटिव है। क्या कहते हैं? योर क्लाइंट इज कॉन्टेम्पलेटिंग टेकिंग ओवर अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, डिजायर दैट इन कोर्स ऑफ डीडी रिव्यू यू शुड लुक स्पेसिफिकली फॉर एनी हिडन लायबिलिटीज एंड ओवर वैल्यूड एसेट। हिडन लायबिलिटीज एंड ओवर वैल्यूड एसेट, तो दो क्वेश्चन है, हिडन लायबिलिटीज एंड ओवर वैल्यूड एसेट, या तो दोनों पूछेगा साथ में, चार चार पाँच पाँच पॉइंट, या अलग अलग भी पूछेगा। तो पहले हम बात करें किसकी? हिडन लायबिलिटीज की। ठीक है सर, हिडन लायबिलिटीज मतलब क्या है? सर जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी में नॉट शो एनी शो कॉस्ट नोटिस, जैसे इनकम टैक्स का ऑर्डर आ रखा है, जीएसटी का ऑर्डर आ रखा है, तो शो कॉस्ट नोटिस अगर दिखाया नहीं अपने को, तो अपने को पता ही नहीं चलेगा, लायबिलिटी है पर बुकिंग में दिखे नहीं ना। फिर कंपनी में हैव सोल्ड सम सब्सिडीज इन बिजनेस एंड वी हैव अग्रीड टू टेक ओवर दोज लायबिलिटीज। अब हमने कोई सब्सिडरी, क्लाइंट ने कोई सब्सिडरी बेच दी है, अब वो जिसको बेची है उसको बोल दे कि देख कल कोड के 5 साल तक की पुरानी कोई भी अगर लायबिलिटी है कि वो हम बेयर करेंगे, तो ये वाली चीजें बुक्स में दिखेगी नहीं कभी भी, जब लायबिलिटी अराइज होगी तब वो आएगा। तो द कंपनी मस्ट हैव सोल्ड सम सब्सिडीज एंड दे हैव अग्रीड टू टेक एनी लायबिलिटी एंड इंडेमनीफाई ऑल द लायबिलिटीज टू द बायर। फिर प्रोडक्ट अदर लायबिलिटी क्लेम्स, वारंटी लायबिलिटीज, प्रोडक्ट रिटर्न्स, डिस्काउंट, जैसे भी फॉर एग्जांपल लैपटॉप वाली कंपनी, उनका कोई बैच ही खराब हो गया पूरा, जब वो पूरा बैच ही खराब हो गया तो लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, तो वो भी बुक्स में कभी दिखेगी नहीं। टैक्स लायबिलिटीज अंडर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, कुछ ऐसे नोटिस अपने को बताया नहीं, पोर्टल पे भी नहीं चढ़े अभी तक, पर लायबिलिटी तो अराइज हो गई है, वो है हिडन लायबिलिटीज। देन एकदम इजी। फिर अगर मैंने टैक्स की बात की तो मैं सेल्स टैक्स असेसमेंट की बात कर सकता हूँ, सर फिर मैं कस्टम वाली भी बात कर सकता हूँ, कस्टम ड्यूटी का कुछ असेसमेंट हो गया तो देखो टैक्स बोल देने का डायरेक्ट इंडायरेक्ट, फिर उसमें सेल्स टैक्स का बोल दो, कस्टम का बोल दीजिए। फिर फ्यूचर लीज लायबिलिटीज कुछ अगर आती है तो अपने पास, फिर अनफंडेड ग्रेचुइटी, सुपर एनुएशन, लीव सैलरी लायबिलिटीज, एम्प्लॉय की कोई लायबिलिटी आ गई, सर ह्यूज लेबर क्लेम्स आ गए अपने को, कुछ कंटिजेंट लायबिलिटी नॉट शोन इन बुक्स। सो ये लायबिलिटी वाला पॉइंट तो बहुत ईजी, एकदम 5-6 पॉइंट अपने मन के जो आपको लिखे पॉइंट फॉर्म में आंसर लिखने का है, हिडन लायबिलिटीज। फिर आता है सर ओवर वैल्यूड एसेट। सर ओवर वैल्यूड एसेट का मतलब क्या होता है? अनकलेक्टेड अनकलेक्टेबल रिसीवेबल। सर डेटर है 100 रुपए का,
ठीक है, पर जबकि बुक्स में लोगों ने दिखा कि 1,000 रुपए का, अब अपने को दिख रहा है कि 1,000 रुपए में से 900 रुपए तो आएगा ही नहीं। सो अनकलेक्टेबल या अनकलेक्टेड रिसीवेबल्स जबरदस्ती दिखा रखा है बुक्स में। सर ऑब्सोल्यूट और स्लो नॉन मूविंग इन्वेंट्रीज दिखा रखे, तो सर बैलेंस शीट स्ट्रांग हो रही है आपकी असेट साइड। फिर असेट कैरिड एट मच मोर देन मार्केट वैल्यू, ठीक है, जब बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशंस इन दी फॉरेन एक्सचेंज। फिर लिटिगेटेड असेट्स एंड प्रॉपर्टी, अंडर यूज और ऑब्सोल्यूट प्लांट एंड मशीनरी हो गया। इन्वेस्टमेंट कैरिड एट कॉस्ट दो द मार्केट वैल्यू इज वेरी मच लोअर, सेम वे इन्वेस्टमेंट कैरिंग एट वेरी लो रेट ऑफ इनकम, एकदम जो 1% 2% रिटर्न दे रहा है। फिर इनफ्रक्टस प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया आपका। इंटेंजिबल्स ऑफ नो वैल्यू, ग्रुप कंपनी बैलेंस इज अंडर रिकंसिलेशंस। सो ये आपका 4 से 5 मिनट, जो इजी वाले पहले वो याद कर लो। देखो इन्वेस्टमेंट्स कैरिंग एट लो वैल्यू, sorry at high market value where the value is much lower, फिर investment करेंगे at very low value और फिर low rate of income or return। फिर deferred revenue expenditure हो गया, intangibles of no value, group company का reconciliation, group company balance is under reconciliation, फिर uncollected और uncollectible receivables। तो ये आंसर हो गया, ठीक है, डन है। वन सेकेंड जस्ट चेकिंग इज देयर एनी अदर पॉइंट। क्वेश्चन बैंक में एक इंपॉर्टेंट आंसर होगा क्वेश्चन, वो कैश रिसीट्स का एम्बेजलमेंट वाला। सो प्लीज डू दैट आल्सो, कैश रिसीट्स एम्बेजलमेंट। डन, this is finished. So we have done with investigation ka part, we have done with due diligence ka part. Cool. So in the next class we'll be doing next chapter. Okay. Bye guys. Take care. Enjoy and aim for a rank or 70 plus, whichever is earlier. Bye. Take care.